स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लैंगिक प्रजनन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लैंगिक प्रजनन मतलब देखिए जिसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए लैंगिक प्रजनन सदैव दो जनक कोशिकाओं की सहायता से होता है। वो दो जनक कोशिका अर्थात एक होता है स्त्री युग्मक और पुयुग्मक। लैंगिक प्रजनन में देखिए दो मुख्य प्रक्रियाएं दिखाई देती है। ध्यान रखना है कि लैंगिक प्रजनन जो होता है ना सदैव दो जनक की कोशिकाओं से होता है। अब मतलब ध्यान रखना है, अलैंगिक में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें एक ही जनक होता है, ठीक है, मतलब दो युग्मकों के संयोग के बिना। लेकिन लैंगिक प्रजनन क्या होता है पता है, जब तक दो जनक कोशिकाओं का समावेश नहीं होता है तब तक प्रजनन होगा ही नहीं या नए सजीव का निर्माण होगा नहीं। यानी कि उसमें दो जनक, जनक मतलब जो होते हैं जो निर्माण करने वाले, निर्माते, यानी कि जैसे हमारे माता पिता है, जैसे हमारे माता पिता से हमारा निर्माण हुआ है ना, हमारा जन्म हुआ है, तो लैंगिक प्रजनन की वजह से हमारा जन्म हुआ है। यानी कि उसमें किसका भाग था, स्त्री युग्मक यानी कि हमारे मम्मी, और पुयुग्मक मतलब हमारे पापा, ठीक है। तो ये दोनों के संयोग से क्या हुआ है, लैंगिक प्रजनन हुआ है, और उसी लैंगिक प्रजनन से हमारा जन्म हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसमें भी दो प्रक्रिया होती है। सबसे पहली प्रक्रिया जो है देखिए युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया मतलब उसमें होगा क्या, इस पद्धति में देखिए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुणसूत्रों की संख्या पहले की तुलना में आधी होकर अर्धयुगी गुण युग्मक की निर्मित होती है। इसलिए यह जनक कोशिका अगुणित होती है। अगुणित होती है मतलब देखो क्या होता है कि उसमें जो जिसे इंग्लिश में हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड मतलब उसमें केवल एक ही जोड़ी होती है, मतलब एक ही गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो ये आधा हो जाता है, मतलब पहले की तुलना में। अब जैसे मान लो ये जनक कोशिका दो होती है ना, दो मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो पहले मान लो दो है, तो दो का क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा, यानी कि वो अगुणित हो जाएगा, यानी कि वो हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें केवल एक ही गुणसूत्र रहेगा, क्योंकि पहले से वो आधा हो जाता है। दो है तो उसका एक मतलब आधा क्या हो जाएगा, एक रह जाएगा। तो ये युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया होगी। फिर उसके आगे देखिए फिर होता है देखिए फलन, निषेचन जिसको बोला जाता है। इस पद्धति में देखिए स्त्री युग्मक और पुयुग्मक इन अगुणित कोशिकाओं का संयोग होकर एक द्विगुणित युग्माणु का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मन का निर्माण मीन्स यहाँ पे दो रहते हैं, मतलब जो गुणसूत्र वहाँ पे कैसे हो जाएंगे, दो रह जाएंगे, क्योंकि जो स्त्री युग्मक और पुयुग्मक क्योंकि आधे आधे हो जाते हैं ना, जब जो आधे आधे हो जाए तो बाद में जब जुड़ जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, यानी कि वो डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से एक जोड़ी वहाँ पे क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, क्योंकि स्त्री युग्मक का एक और पुयुग्मक का एक, तो वहाँ पे युग्माणु का निर्माण होता है। युग्माणु मतलब ध्यान रखिए कि ये स्त्री युग्मक और पुयुग्मक, स्त्री युग्मक का ये होता है अंडाशय होता है, और पुयुग्मक का एक द्रव्य होता है वीर्य। तो दोनों को मिलने के बाद में देखिए क्या होता है, युग्माणु का निर्माण होता है। इसे ही देखिए फलन कहा जाता है। इसे आप लोग टिक करके रखेंगे कि इस पद्धति में स्त्री युग्मक और पुयुग्मक इन अगुणित कोशिकाओं का संयोग होकर एक द्विगुणित युग्माणु का निर्माण होता है। यानी स्त्री की कोशिका, पुरुष की कोशिका, दोनों कोशिका का जब मिलन होगा तो उसके बाद में एक युग्माणु निर्माण होता है, ठीक है, इसे फलन कहेंगे। यह युग्माणु देखिए समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण मतलब देखिए जब कोशिकाएं मिलेगी तो ये मतलब अभी सजीव निर्माण होने की प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए होगा क्या, स्त्री युग्मक और पुयुग्मक दोनों मिलेंगे ना तो युग्माणु बनेगा। युग्माणु के बाद में तब जाके भ्रूण, भ्रूण मतलब ये सजीव निर्माण होने की पहली प्रक्रिया है। भ्रूण मतलब क्या होता है, सजीव निर्माण होने की एक पहली प्रक्रिया है। इस भ्रूण की वृद्धि होकर उसके बाद में देखिए नवजात सजीव का निर्माण होता है। तो ये जो भ्रूण होता है धीरे धीरे उसका विकास होगा, वृद्धि होगा, उसके बाद में जाकर एक नवजात सजीव का निर्माण वहाँ पे होता है, ठीक है। आगे इस प्रजनन में देखिए नर जनक तथा मादा जनक इन दोनों जनकों का सहभाग होता है। जैसे कि हमने बोला कि ये प्रजनन जो होता है ना उसमें स्त्री और पुरुष ये दोनों का सहभाग वहाँ पे अवश्य होता है। नर जनक के पुयुग्मक और मादा जनक के स्त्री युग्मक का संयोग होता है। देखिए नर में क्या होता है, पुयुग्मक, और स्त्री में स्त्री युग्मक होता है। तो ये दोनों के संयोग से ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसलिए तैयार होने वाले नए सजीव के पास दोनों ही जनक के जीन्स होते हैं, मतलब जो गुणधर्म होते हैं। देखिए मम्मी और पापा हमारे होते हैं तो कोई ऐसा
नहीं होता है कि मम्मी के जैसा सेम दिखे या पापा के जैसा सेम दिखे, नहीं। तो दोनों के जीन्स, दोनों के गुणधर्म हमारे शरीर में आए हुए होते हैं, क्योंकि दोनों का मिलन होता है ना। तो दोनों के गुणसूत्र जब इकट्ठा आते हैं तब जाके आगे नया सजीव निर्माण होता है। तो दोनों के गुणधर्म यानी कि जो जीन्स है वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। इसलिए देखिए, तैयार होने वाले नए सजीव के कुछ गुणधर्म जनकों के समान तो कुछ गुणधर्म जनकों से भिन्न होते हैं। तो देखिए, कुछ गुणधर्म उनसे हमारे समान होते ही है। तो कुछ गुणधर्म देखिए जनक जो हमारे माता पिता होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। जननिक परिवर्तन के कारण सजीवों में देखिए विविधता दिखाई देती है। यह विविधता सजीवों को बदलते पर्यावरण में जुड़े रहने से और अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है, जिससे वनस्पति और प्राणी की प्रजाति लुप्त होने को स्वयं से बचा पाती। अभी देखिए, जननिक परिवर्तन मतलब जनकों के कार्य में जो परिवर्तन हुआ है, कुछ हम समान दिखते हैं तो कुछ अलग दिखते हैं, तो ये होना ज़रूरी है। तो हर एक सब प्राणी में, हर एक सजीव में ऐसा होता है। और ये रहना मतलब क्या है कि बदलते पर्यावरण के अनुसार हम अपने खुद को समाविष्ट कर सकते हैं, खुद को हम पर्यावरण में एडजस्ट कर सकते हैं, और जो अपनी प्रजाति है और अपनी प्रजाति को हम क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। तो इसलिए ये विविधता होना ज़रूरी है। विविधता मीन्स कुछ अलग रहना हमारा ज़रूरी है, तभी तो हम क्या हो जाएंगे, टिक पाएंगे। अन्यथा पूरी तरह से हम लोग क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा देखिए दूसरा भाग होता है फलन। फलन यानी कि स्त्री युग्मक की कोशिका और पुयुग्मक की कोशिका जब मिलेंगे तब जाके जो एक युग्माणु का निर्माण होता है, तब उसे जो है फलन प्रक्रिया कहा जाता है। उसके बाद में क्या होगा, दोनों युग्माणु से भ्रूण तैयार होगा, और भ्रूण से धीरे धीरे आगे क्या हो जाएगा, एक नवजात सजीव का निर्माण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी वनस्पति में लैंगिक प्रजनन हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है बोर्ड में, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए वहाँ पे कैसा कैसा दिया गया है, मैं बता देता हूँ। देखिए, वनस्पति में पुष्प लैंगिक प्रजनन की इकाई होती है। तो जो वनस्पति जो होती है ना, पुष्प मतलब जो फूल होता है। अब देखिए, ये फूल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गुड़हल का फूल है। ठीक है, ये क्या है, गुड़हल का फूल है। तो गुड़हल के फूल में देखिए क्या होता है पता है, लैंगिक प्रजनन होता है। तो देखिए, जो फूल होते हैं, फूल में देखिए पुष्प के बाहर से अंदर की ओर से अगर क्रम से देखा जाएगा तो कुल 4 मंडल होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जायांग। इनमें से देखिए कि जो पुमंग और जायांग ये प्रजनन के कार्य करते, इन्हें आवश्यक मंडल कहा जाता है। ध्यान में रखना है, आवश्यक मंडल। आवश्यक मीन्स जो इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना फूल का कुछ होता ही नहीं है। यानी कि वो क्या है पता है, पुमंग और जायांग। पुमंग मतलब पुरुष के भाग और जायांग मतलब होते हैं स्त्री के भाग। अब जब दोनों का मिलन होगा तभी तो जाके क्या होगा, आगे नए फूल का निर्माण हो सकता है ना। इसलिए आवश्यक मंडल कहा गया है किसको, पुमंग और जायांग, ये उसके क्या है, आवश्यक मंडल है। यानी कि देखिए, ये वाला पुमंग है और ये वाला जायांग, दोनों की वजह से आगे जाके क्या होगा है, पुष्प का निर्माण होता है। फिर तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये आंतरिक मंडल की सुरक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें अतिरिक्त मंडल कहा जाता है। तो देखिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये वाले, ये बाह्य दलपुंज जिसे हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरे फूल की रक्षा करते हैं, इसलिए उसे देखिए क्या कहा गया है, अतिरिक्त मंडल। फिर बाह्य दल के जो घटक दल होते हैं ना, उसे पिच्छक कहा जाता है, और वो हरे रंग के होते हैं। दलपुंज को घटक के दलों को पंखुड़ी और वो विभिन्न रंग की हो सकती है। कि देखिए, बाह्य दल पुंज का जो घटक होता है, ये वाला, ये जिसको पिच्छक कहा जाता है, पुष्प को मतलब क्या करता है, वो आधार देता है, जो ग्रीन कलर का रहता है, हरा हरा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो फूल होता है उसके 4 मंडल होते हैं। एक होता है बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये 4 ऐसे कंपलसरी वहाँ पे भाग होते हैं, जिसमें देखिए वहाँ पे इनमें से जो पुमंग और जायांग होता है, ये प्रजनन का काम करते हैं, इसलिए उसे आवश्यक मंडल कहा जाता है। उसके अतिरिक्त की बात करेंगे तो देखिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये आंतरिक मंडल की सुरक्षा करते हैं, इसलिए उसे अतिरिक्त मंडल कहा जाता है। और जो बाह्य पुंज के घटक दल होते हैं उन्हें पिच्छक कहा जाता है, और हरे रंग के होते हैं। और दलपुंज के घटक दलों को
पंखुड़ी कहते हैं और वो विभिन्न रंग में होती है। तो देखिए इस तरह से ध्यान रखना है। जो पुमंग है, पुरुष का भाग, उसके अंदर देखिए ये पराकोश होता है और पूतंतु राइट साइड में, ठीक है। ये पुमंग है, ये इसमें एक पराकोश है और ये पूतंतु है। बीच में ये अगर आप देख रहे हैं ना, ये अंडाशय है ये वाला, ठीक है, अंडाशय है। जायांग में देखिए उसके 3 भाग होते हैं, एक होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है वर्तिकाग्र, ठीक है। और ये वाला जो दिख रहा है आपको दलपुंज, जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, यहाँ पे भले लाल कलर का दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत गुलाबी कलर का, लेकिन बाकी में कैसा होता है कि कलर अलग अलग होता है। और ये इसका देखिए बाह्य दलपुंज और ये पुष्प का आधार है। तो देखिए कोई भी फूल के नीचे ऐसा पुष्प का आधार होता है जिसको हम नीचे से पकड़ते हैं। अगर ये आपने ओपन कर दिया, खोल लिया, तो ये जो पंखुड़िया पूरा जो फूल होता है ना, वो बिखर जाता है। वो कभी आपने ऐसा प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जायांग और पुमंग है उसे आवश्यक मंडल कहते हैं। पुमंग में आपको पराकोश और पूतंतु उसके घटक मिलेंगे, और जो जायांग होता है उसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों भाग आपको वहाँ पे मिलेंगे। और उसके साथ साथ बाह्य दलपुंज जो पुष्प को आधार देता है, और दलपुंज जो पंखुड़ियाँ होती है वो भी क्या करता है, एक रक्षण करता है फूल का, ठीक है। आगे देखिए, पुमंग यह नर दल है, इसलिए इसे घटक को देखिए पुंकेसर कहते हैं, क्योंकि वो नर वाला है ना, इसलिए उसे पुंकेसर कहते हैं। और जायांग यह स्त्री वाला है, इसलिए उस घटक को हम क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहेंगे, जो पुरुष का भाग है उसे पुमंग पुंकेसर कहेंगे, और जो स्त्री का भाग है उसे स्त्री केसर कहेंगे। अगर देखिए एक ही पुष्प में पुमंग और जायांग ये दोनों भी मंडल उपस्थित है, तो उसे हम उभयलिंगी कहेंगे। ध्यान रखना है, अगर एक ही पुष्प में पुमंग और जायांग दोनों ही हैं, ठीक है, एक ही मतलब क्या है, इसमें पुमंग और क्या है, जायांग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे। और यदि उदाहरण के लिए देखो, गुड़हल का फूल है जो दोनों उसमें रहता है, पुमंग भी और क्या है, जायांग भी है, लेकिन अगर पुष्प में उपरोक्त तो दोनों में से केवल एक ही मंडल हो, ध्यान रखना है कि अगर पुमंग और जायांग उसमें से कोई भी एक ही मंडल हो, तो ऐसे को देखिए क्या कहा जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। फिर अगर केवल पुमंग हो तो नर पुष्प कहेंगे, और केवल जायांग है तो उसको हम क्या कहेंगे, मादा पुष्प। मतलब अकेला हो तो स्त्री वाला रहेगा तो मादा वाला, मादा पुष्प, और पुरुष वाला रहेगा तो हम उसको बोलेंगे नर पुष्प, ठीक है। उदाहरण के लिए हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि पपीता, तो पपीता में ऐसा ये कोई मादा वाला होता है तो कोई नर वाला होता है, लेकिन इसमें केवल एक ही मंडल हो तो उसको क्या कहा जाता है, एक लिंगी। और जिसके अंदर दोनों भी होता है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, तो उसको हम कहेंगे उभय लिंगी, ठीक है। नीचे देखिए, यहाँ पे ये वाला भाग फिलहाल एक कट है, या इधर ऊपर से लेके ये 4-5 लाइन है ना, 25% के हिसाब से वो कट है। नीचे रहते हैं, देखिए जायांग के घटक दल अर्थात स्त्री केसर होते हैं। ये स्वतंत्र रूप में या संयुक्त रूप में हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर के सबसे निचले भाग में अंडाशय होता है। अंडाशय से ऊपर की ओर खोखली वर्तिका निकलती है। वर्तिका के ऊपरी सिरे पर एक वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय में अनेक या अनेक बीजांड होते हैं। प्रत्येक बीजांड में अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश तैयार होता है। प्रत्येक भ्रूणकोश में एक अगुणित अंडकोशिका और एक अगुणित ध्रुवीय केंद्रक भी होते हैं। परागकोश के परागकण देखिए स्त्री केसर के वर्तिका के स्थानांतरित होते हैं। इसी को परागन या परागीभवन कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको कि हर एक जायांग के भाग में क्या होता है, अंडाशय होता है। तो इस अंडाशय में देखिए बहुत सारे मतलब जो है छोटे छोटे परागकण वहाँ पे आके जमा होते हैं। तो प्रक्रिया होती क्या है, ये जो परागकोश होता है ये पुतंतु ये वाला, तो ये धीरे धीरे क्या होता है पता है, ये ऊपर वाला जो वर्तिकाग्र है ना ये वाला, ये कैसा होता है पता है, ये वाला भाग ना चिपचिपा होता है। तो जो छोटे छोटे परागकण आते हैं ना वो इस वर्तिका पे यहाँ पे चिपक जाते हैं। और ये बाद में जो ये वर्तिका है देखिए खोखला भाग है, अंदर से खोखला है। तो जैसे परागकण वर्तिका के यहाँ पे चिपकते हैं ना धीरे 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 क्या हो जाता है पता है, वो नीचे आके इस अंडाशय में बैठ जाता है। जब अंडाशय में बैठ जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि आगे की प्रक्रिया वहाँ पे शुरू होती है, फूल निर्माण। तो आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में देखिए क्या होता है कि परागकण देखिए स्त्री केसर और वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाएंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे, परागन
या परागीभवन की प्रक्रिया वहाँ पे हो जाती है। तो और ये वाले घटक देखिए आते कैसे हैं, जैसे देखिए परागकण देखिए अजैविक घटक यानी कि हवा है, पानी या जैविक घटक जैसे कीटक, पक्षी या अन्य प्राणी, इसकी सहायता से देखिए वो क्या होते हैं पता है, परागकण के समय वर्तिका आगे चिपचिपे हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे जो ये वर्तिका में जो भी मतलब वो जो परागकण आ रहे हैं ना, कभी मतलब हवा, पानी, कीटक, पक्षी वगैरह आके इधर अगर बैठ रहे हैं तो उसके माध्यम से यहाँ पे आके चिपक जाएगा, और जो वर्तिका आगे खोखली नली होती है तो खोखली नली के माध्यम से क्या हो जाएगा, नीचे जाके वो बैठ जाएगा। फिर तब जाके अंडाशय में वृद्धि होती है और उसके बाद में जो है एक नए सजीव का निर्माण होने का प्रक्रिया वहाँ पे शुरू होता है। इस चिपचिपे वर्तिका पर देखिए पराग गिरने पर वो अंकुरित होते हैं, अर्थात उसमें दो उपयुग्मक होते हैं, एक दीर्घ पराग नलिका का होता है और पराग नलिका के दो उपयुग्मक का वहन करती है। यह पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड भ्रूणकोश पहुँचती है और वहाँ पराग नलिका अंतिम सिरा फट जाता है और दोनों उपयुग्मक भ्रूणकोश में छोड़ दिए जाते हैं। उसमें से एक उपयुग्मक का स्त्रीयुग्मक के संयोग होकर युग्मक बनता है, जाइगोट बनता है, इसे ही फलन कहा जाता है। होता क्या है देखिए, ये वाला अंतराग्रहण देखेंगे, ये परागकण देखिए वर्तिकाग्र है, चिपचिपा भाग है, तो ये जो भी कण ऊपर से आते हैं ना तो वर्तिका पे चिपकता है तो उसमें वर्तिका के माध्यम से वो नीचे चला जाता है। तो ये पराग नलिका से धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बीजांड में से यहाँ पे भ्रूणकोश निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। अभी होता क्या है कि यहाँ पे जो युग्मक पुयुग्मक होते हैं उसमें देखिए दो होते हैं, ठीक है, दो पुयुग्मक अंदर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि दो पुयुग्मक अगर अंदर है तो वहाँ पे दो पहले से क्या रहेंगे, स्त्रीयुग्मक होते हैं, तो दोनों जब जाएंगे तो दोनों का मिलन वो दोनों के साथ में हो जाएगा। दोनों का मिलन क्या हो जाएगा, दोनों के साथ में हो जाएगा। और ये अंड कोशिका के माध्यम से वहाँ पे दोनों को जब आपस में मिलन होगा तो आगे भ्रूण कोश के निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होती है। और दूसरा अभी देखें, एक उसके साथ में चला गया, किसके साथ में, स्त्रीयुग्मक के साथ में। तो दूसरा पुयुग्मक देखिए दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में संयोग करके भ्रूणकोश बनता है और इस प्रक्रिया के दो पुयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए उसे दोहरा फलन कहा जाता है। देखिए दो पुयुग्मक जाएंगे, एक जो है अपना किसके साथ में, केंद्र के साथ में करेगा मिलन, और एक जो है अपना क्या करेगा, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं कि जो स्त्री युग्मक के दो भाग होते हैं, एक के साथ में उस युग्माणु का संयोग हो जाएगा और एक जो केंद्रक होता है एक उस केंद्रक के साथ में उसका मिलन हो जाएगा। तो जब दोनों का मिलन होगा तो वहाँ पे भ्रूणकोश निर्माण की प्रक्रिया होगी और बाद में देखिए उनको अंतपोष मिलेगा। अंतपोष मीन्स जो उसको निर्माण होने के लिए जो भी भोजन लगता है, तो ये तीनों ये ऊर्जा के साधन के माध्यम से उसको क्या होगा, भोजन वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये अंडाशय होता है जो वर्तिकाग्र के माध्यम से ये जो परागकण वो नीचे धीरे धीरे आने लगते हैं और उसका सिरा धीरे धीरे आगे फट जाता है। तो दो पुयुग्मक होता है, तो एक युग्माणु का निर्माण करने के लिए एक स्त्री युग्मक के साथ में मिलन करेगा और जो दूसरा जो होता है जो केंद्रक उससे अपना मिलन करता है। तो दोनों पुयुग्मक तैयार और स्त्री युग्मक होते हैं। उसके बाद में जब दोनों का मिलन होगा तो वहाँ पे भ्रूणकोश यानी कि जो भ्रूण का निर्माण होना होता है, जो गुड़हल के फूल के हिसाब से हम लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह से देखिए ये वनस्पति में लैंगिक प्रजनन का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में देखिए क्या होगा, जब दोनों का फलन होगा। अब ये वाला जो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फलन की प्रक्रिया हो रही। तो फलन के पश्चात देखिए होगा क्या कि फलन के पश्चात देखिए बीजांड का रूपांतर बीज में होता है। तो बीजांड का रूपांतर क्या में होगा, बीज में, तथा अंडाशय का रूपांतर फल में होता है। देखिए क्या होगा, बीजांड का रूपांतर कहाँ होगा, बीज में हो जाएगा और अंडाशय का रूपांतर देखिए वहाँ पे फल में हो जाएगा। और फलों के सूखने पर देखिए वो फूट जाते हैं तथा बीज जमीन पर ही गिर जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में मिट्टी अंकुरित हो जाते हैं। यानी देखिए ये जो आपके फूल फल होते हैं, अगर मान लो कुछ दिन बाद बड़े हो गए, बड़े होने के बाद वो फल सूख भी जाते हैं और सूख जाएंगे तो वो फूट जाएंगे तथा उसका जो बीज होता है नीचे ज़मीन पे गिरेगा और वही पड़ा रहता है। जब बारिश होगी, अनुकूल परिस्थिति होगी, फिर से वो ज़मीन के साथ में संपर्क में आएगा और फिर मिट्टी में फिर से वो अंकुरित हो जाएंगे। और बीज में स्थित अंतपोष का उपयोग करके युग्माणु की वृद्धि होती है और नया पौधा बनता है और इसी को जो है हम बीजांकुरण कहते हैं। तो इस तरह से देखिए वहाँ पे हो रहा है। पहले देखिए आपने पहले में डाला है तो 3 महीने बाद आपका धीरे धीरे वो ऊपर होने की प्रक्रिया आपको दिखा दे रही है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बताए गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में ऐसा ये
मनुष्य में मतलब जो लैंगिक प्रजनन होता है वनस्पति में। तो इस प्रकार का जो है प्रजनन आपको वनस्पति में गुड़हल के पौधे के माध्यम से सीखने को मिल सकता है। अभी इस वीडियो के बाद में हम देखने वाले हैं मनुष्य में प्रजनन कैसे होता है और मनुष्य के जो प्राइवेट भाग वगैरह होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं।